सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्राचीन भारत का अगर हम लोग बात करें, एंसेंट इंडिया का अगर हम लोग बात करें, तो आपने मौर्य एम्पायर के बारे में सुना होगा। मौर्य साम्राज्य, आपको पता है कि बहुत विशाल साम्राज्य था, और इतना विशाल साम्राज्य था कि आज का 5 कंट्री में अकेले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, है ना, ये लोग क्या करते थे, शासन करते थे। बहुत विशाल, है ना, बहुत विशाल क्षेत्र में। लेकिन आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अशोक के मरने के 50 साल होते होते मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया। और जब मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन होता है तो अब कोई एक सेंट्रलाइज रूल करने के लिए या सेंट्रलाइज कोई रूलर नहीं आ पाते हैं जो पूरे इतने बड़े क्षेत्र में अकेले शासन करे, इसलिए कोई एक एम्पायर डेवलप नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग अगले 500 साल, मतलब जब अगला एम्पायर आएगा, मौर्य एम्पायर के बाद अगला एम्पायर जो आता है वो गुप्त एम्पायर आता है, गुप्त साम्राज्य आता है। तो मौर्य काल के बाद और गुप्त साम्राज्य से पहले का जो काल है, लगभग 500 साल का काल है, उस काल को हम लोग कहते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड, जो आज का हमारा टॉपिक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई एक राजा नहीं था जो सेंट्रलाइज रूल कर रहा है। सेंट्रलाइज रूल का मतलब क्या हो रहा है कि पूरे क्षेत्र में उसी का दबदबा है, पूरे क्षेत्र में उसी का शासन है, ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अशोक के मरने के 50 साल होते होते मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया। और जब मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया तो अब छोटे छोटे रूलर, छोटे छोटे शासक अलग अलग क्षेत्र में, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर शासन करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये होते हैं, स्टूडेंट को हमेशा ये टॉपिक कंफ्यूज करता है, बोले सर पोस्ट मौर्य में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कौन कहाँ शासन करा को समझ ही नहीं आ रहा। तो चलिए आज मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ये चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि कौन कहाँ पे शासन कर रहे हैं, ताकि ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जो अभी मैं बताऊँगा आप पूरा क्लास को देखिएगा, फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे किनका शासन है, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद आप पोस्ट मॉडर्न पीरियड के रूलर को पढ़िएगा तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में वो छप जाएगा किस क्षेत्र में कौन शासन कर रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो हम लोग देखेंगे, इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। अब मोटा मोटी पोस्ट मॉडर्न पीरियड का टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें, मोटा मोटी, है ना, तो लगभग आप कह सकते हैं 200 BCE से 300 CE, ठीक है, मतलब 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मोटा मोटी ये टाइम पीरियड है पोस्ट मॉडर्न पीरियड का। और कितना हो गया, लगभग 500 साल, है ना। BCE बहुत लोगों को अगर क्लियर नहीं है तो यही BC जो बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते थे, उसको बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है, ठीक है, तो वही एक ही चीज़ है। और AD जिसको आप बोलते थे, एनो डोमिनी, उसको CE भी हम लोग लिख सकते हैं, कॉमन एरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगले 500 साल तक भारत में जो शासन चल रहा है, कोई एक व्यक्ति शासन पूरे भारत में नहीं कर रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी बताया आपको कि अशोक का शासन बहुत बड़ा था, है ना, बहुत बड़ा, बहुत मतलब उसका जो एरिया था बहुत विस्तार था, पश्चिम में भी फैला हुआ था, पूरब में भी फैला था, उत्तर दक्षिण हर जगह पूरा विस्तार था। अशोक पे एक ये आरोप लगता है कि अशोक ने अपने पश्चिमी सीमा पर काम नहीं किया जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए था। जितना वो ग्रेट रूलर बना, इतना महान सम्राट था, वो इतना ताकतवर सम्राट था, तो पश्चिमी सीमा पर ध्यान ही नहीं दिया। कहने का मतलब क्या है, आप देखिएगा, अगर इंडिया का अगर हम लोग बात करें, जो इंडिया है, देखिएगा प्राचीन काल से और मॉडर्न एरा तक जितना भी आक्रमण हुआ भारत में, सब किधर से हो रहा है, इधर से। यही एक तो जगह है भारत में आक्रमण करने का, नहीं तो बाकी जगह तो बहुत जटिल जगह है ना। ये तीनों साइड से तो पानी से, है ना, समुद्र से घिरा है भारत, तो इधर तो सवाल ही नहीं है कि यहाँ समुद्र पार करके यहाँ आया वास्को डिगामा, फिर आया पोर्तुगीज, वो ठीक है, वो तो उपाय नहीं था, रास्ता नहीं था, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे आया। लेकिन ज़्यादातर जो आक्रमण आप देख रहे हैं वो कहाँ से हो रहा है, लैंड एरिया से। ये वाला एरिया, ये एरिया सबसे सरल आसान एरिया है ना, सबसे आसान एरिया था लोगों का मतलब भारत में एंट्री करने का। इधर तो खैर, है ना, पूर्वी साइड तो वैसा पूरा जंगली इलाका था। मेन जो जगह था, जो एम्पायर का विकास हुआ उस क्षेत्र में, यूरोपियन कंट्री में, वो इस साइड भारत के पश्चिम में हुआ। तो ये रास्ता लोग अपनाते थे। बोला जाता है कि अगर अशोक चाहता तो एक यहाँ पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे बना है, वैसे ही
द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कुछ बना देता, इस तरह का कोई एक दुर्ग बना देता है ना, किला बना देता, जहाँ से सेफ्टी हो जाता, जहाँ से बाहरी आक्रमण से भारत बचा रहता। लेकिन अशोक ऐसा कुछ नहीं किया। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड होते होते विदेशी, मतलब अशोक के मरने के बाद अब विदेशी शासक लोग भारत में एंट्री करना शुरू हुआ। देखिए, किसी भी देश में विदेशी अगर आक्रमण करता है तो उसका वो कब करेगा? वो तब करेगा जब भारत में या फिर किसी भी देश में कमज़ोर शासक होगा। जैसे देखेगा कि सत्ता कमज़ोर है, बिखरा हुआ है, मतलब कोई एक रूलर नहीं है जो पूरा सेंट्रलाइज, कोई एक साम्राज्य नहीं है, तब वहाँ पे विदेशियों को क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है कि वो आराम से उस कंट्री में क्या करेगा? अटैक करेगा। तो खैर, अब देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट वाला पार्ट जो है, वेस्ट वाला पार्ट, हाँ, ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो है, इधर से आक्रमण होना क्या होगा? शुरू हो जाएगा, है ना, इधर से आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें इस तरीके से देख सकते हैं, इसको अगर हम लोग बांटे तो हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट अभी हम लोग बात करेंगे जहाँ पे विदेशियों का शासन चला। इसके बाद आप देखिएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड में ईस्ट में जो ईस्टर्न एरिया है, पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे किसका शासन चल रहा है? वेस्ट में हम लोग को पता, नॉर्थ वेस्ट में पता चल जाएगा, ईस्ट में। इसके बाद डेक्कन जिसको दक्कन बोलते हैं, और डीप साउथ। डेक्कन मतलब जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वो डेक्कन हो गया, और डीप साउथ मतलब उससे भी सुदूर दक्षिण जिसको बोला जाता है। डीप साउथ मतलब जो केरला, तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है, ये डीप साउथ का पार्ट है, ठीक है। तो डीप साउथ, तो अब आपके पास क्या होगा? इकट्ठा आपके पास ये आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन कौन शासन कर रहे हैं, कहाँ पे कौन कौन शासन कर रहे हैं। और आपसे एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछता है कि इस क्षेत्र में पहले कौन रूल किया, उसके बाद कौन आया, तो इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं जितने रूलर का नाम लिखूंगा, यहाँ पे मैं जितने रूलर का नाम लिखूंगा, सारे कौन होंगे? यहाँ पे जितने मैं लिखूंगा सारे विदेशी होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं जितने साम्राज्य का, सॉरी, जो वंश जो यहाँ पे रूल कर रहा है, तो जिसका नाम मैं लिखूंगा वो सारे कौन होंगे? विदेशी होंगे। सारे कौन होंगे? विदेशी। साम्राज्य बोलना उचित नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था विदेशी का अशोक के मरने के बाद, वो था कौन? इंडो ग्रीक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, पहला इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंद यवन भी कहते हैं। इसी को आप कह सकते हैं हिंद यवन। तो एग्जाम में हिंद यवन पूछे, इंडो ग्रीक पूछे, एक ही बात है, ठीक है। तो इंडो ग्रीक यहाँ पे क्या कर रहा है? रूल। अच्छा, यवन क्यों बोलते हैं इसको यवन? एक बड़ा रोचक कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इंडो ग्रीक जब यहाँ पे आया तो ये लोग क्या करता था, इन लोग के यहाँ ग्रीक में नाटक होता था, प्ले होता था। हमारे क्षेत्र में भी प्ले होता था, जैसे सुनेंगे ना, रामलीला होता है ना, नाटक होता है ना बहुत सारा। आप लोग भी स्कूल में पार्टिसिपेट किए होंगे ड्रामा वगैरह में। तो आप क्या देख रहे हैं कि ड्रामा आप स्कूल में देखे होंगे या कहीं रामलीला वगैरह कुछ होता हुआ देखे होंगे कि पर्दा रहता है, और पर्दा क्या होता है? जहाँ पे स्टेज बना रहता है वहाँ पे पर्दा से ढका हुआ रहता है, सामने में ऑडियंस बैठे हैं। फिर पर्दा क्या होता है? पर्दा उठता है, उसके बाद लोग नाटक क्या करते हैं? शुरू करते हैं। कहीं पे है ना वर्टिकल होता है या कहीं पे हॉरिजॉन्टल ऐसे करके हटता है, जैसे भी पर्दा रहता है। ये आपने देखा होगा बहुत बार, स्कूल में भी देखा होगा, कॉलेज में भी, या कोई नाटक में भी आपने देखा होगा। दरअसल ये चीज़ हमने इंडो ग्रीक से सीखा, ये चीज़ हमने इंडो ग्रीक से सीखा। हमारे यहाँ नाटक होता था पहले, लेकिन हमारा यहाँ जो प्ले होता था, जो ड्रामा होता था, उसमें हम लोग ये व्यवस्था नहीं रखते थे कि मतलब पर्दा वर्दा वाला। तो अब मान लीजिए रामलीला हो रहा है, तो अब हनुमान जी इधर जा रहे हैं, गदा उधर ढूंढ रहे हैं, राम जी अपना तीर देख रहे हैं, और ऑडियंस बैठा है, वो सब देख रहा है। ये लोग जब नाटक अपना दिखाना शुरू किया तो ये लोग पर्दा का प्रयोग किया नाटक में, और हम लोग को बड़ा अच्छा लगा। हम बोले अरे ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, पर्दा लगा दिया। और पर्दा लगा दिया तो इसके बाद क्या हो रहा है कि अब अंदर में तुम तैयार हो जाओ, सारा चीज़, ऑडियंस बैठा, ऑडियंस को क्या पता, सब रेडी हो जाएगा, तब पर्दा उठेगा, तो एक ही बार में नाटक शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग को अच्छा लगा। तो दरअसल इसने पर्दा का प्रयोग किया, और पर्दा को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, या संस्कृत में उसको क्या बोला जाता है, उसको बहुत लोगों को पता नहीं होगा शायद, है ना, उसको यवनिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यवनिका। तो इन लोगों ने यवनिका का प्रयोग किया था, यवनिका का प्रयोग किया था, इसलिए इसको यवन बोला जाता है ना, इसलिए इसको यवन, पर्दा का प्रयोग किया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यवन बोला जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर प्राचीन काल में आप बात करें, जैसे आपने ब्लैक पेपर सुना होगा, गोलकी जिसको बोलते हैं, कहीं पे मरीच बोलते हैं,
अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, ब्लैक पेपर। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता था और ये उसका व्यापार बहुत करता था, इसलिए उसको यवन प्रिय भी बोला जाता था, है ना। तो जो काली मिर्च जो होता है, जिसको मरीच या फिर गोलकी, ब्लैक पेपर, वो काली मिर्च जो है उसको यवन प्रिय भी बोला जाता है। तो उस ज़माने में यवन प्रिय बोला जाता था। अभी आप दुकान में जाइएगा, बोलेगा भाई साहब यवन प्रिय दे दो, अब सोचेगा अरे क्या बोल रहा है, कोई मेरी बेटी उटी का मांग कर है क्या, बस लाठी लेके आपको दौड़ाना शुरू कर देगा। तो समझ पा रहे हैं, है ना। तो उस समय यवन प्रिय, अब तो नाम ये सब क्या हो गया, विलुप्त हो गया, यवन प्रिय भी बोला जाता है। एक ट्राई कीजिएगा कोई दुकान में जाके, बोलेगा भाई साहब हमको यवन प्रिय दीजिएगा, यवन प्रिय क्या होता है। तो खैर चलिए, तो क्लियर ही चीज़। तो इंडो ग्रीक यहाँ पे, है ना, रूल करेगा। इसके बाद आएगा शका पार्थियन। देखिए शका पार्थियन, शक जो है ये अलग है, पार्थियन जो ये अलग है ना। ये मिली सेंट्रल एशिया तरफ से आ रहा है, ये ईरान से आ रहा है, अलग अलग क्षेत्र से आ रहा है, अलग अलग जगह पे शासन कर रहा है, सब कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में, अलग अलग जगह पे क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। चूंकि शक और पार्थियन का आने का समय लगभग एक समय है, इसलिए एक साथ इसको लिख देते हैं शका पार्थियन, इसलिए एक साथ इसमें लिखा जाता है शका पार्थियन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इंडो ग्रीक पहले आया, सीक्वेंस देगा सजाने के लिए। पहले कौन आया तो बताइएगा इंडो ग्रीक आया, उसके बाद कौन आया तो बताइएगा शका पार्थियन आया, उसके बाद कौन आया, इसके बाद आता है कुषाण, ठीक है। कौन आता है, कुषाण। और कुषाण डायनेस्टी, यहाँ पे आपने सुना होगा कनिष्क के बारे में, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराया था, है ना। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, देख रहे अलग अलग इस टाइम में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। और भारत में, हिंदुस्तान सबको पसंद आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये लोग आया और भारत में यहाँ पे क्या करने लगा, रूल करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये अब क्या हो गया, आपके पास सुविधा हो गया। अब आप बांट सकते हैं, आप अपने मैप में देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट साइड में किसका रूल चल रहा है, इन लोग का रूल चल रहा है, ठीक है। अब ईस्टर्न पार्ट जो है, जो ईस्ट इधर में लिख देता हूँ थोड़ा, ईस्ट जो है, ईस्ट है ना, यहां पे किसका रूल चल रहा है, यहां पे किसका रूल चल रहा है, मैं लाइन दे देता हूं। अब ईस्ट में जो है, ईस्ट में जो है यहां पे रूल चल रहा है किसका, यहां पे आपको पता है कि जो बृहद्रथ है ना, आखिरी शासक था मौर्य वंश का, उसकी हत्या कर, उसका ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर वहाँ पे शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। तो ईस्टर्न पार्ट जो है इसमें कौन हो जाएगा, शुंग, ठीक है, शुंग डायनेस्टी। यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, शुंग डायनेस्टी, है ना, शुंग डायनेस्टी। तो ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे, है ना। शुंग वंश यहाँ पे रूल कर रहे हैं। शुंग वंश के बाद ईस्टर्न पार्ट में जो रूल करेंगे वो है कण्व, ठीक है, कण्व, ठीक है। कण्व डायनेस्टी यहाँ पे क्या करेंगे, कण्व डायनेस्टी यहाँ पे रूल करें, ठीक है। पहले शुंग, फिर उसके बाद कौन, कण्व, ठीक है। अब डेक्कन एरिया अगर हम लोग देखें, डेक्कन एरिया ऐसे कण्व डायनेस्टी को प्रतिस्थापित, मतलब उसको चेंज ये करेंगे कौन, डेक्कन, दक्कन वाला। दक्कन में जो रूल चल रहा है किनका, तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ पे रूल चल रहा है किसका, सातवाहन डायनेस्टी, जैसे आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। तो डेक्कन में किसका रूल चल रहा है, सातवाहन डायनेस्टी। तो ध्यान रखिएगा, डेक्कन में सातवाहन। आप देख रहे हैं ना, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जैसे मौर्य काल में आप क्या पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब इलाका में कौन शासन कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है, बिंदुसार कर रहा है, अशोक कर रहा है, ये सब इलाका में उसी का शासन। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अशोक के मरने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन होगा, और भारत में अगले 500 साल तक कोई साम्राज्य नहीं बन पाएगा, कोई एम्पायर नहीं बन पाएगा। तो एम्पायर नहीं बनेगा तो छोटे छोटे क्षेत्र में अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सातवाहन। अच्छा, डीप साउथ जो है, डीप साउथ में वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कि अशोक के टाइम में भी थे, है ना। अशोक के टाइम में भी ये लोग थे। कौन कौन, चोल, चेर और पांडे, है ना। कौन कौन, चोल डायनेस्टी, आपने सुना है चोल डायनेस्टी के बारे में, चोल डायनेस्टी, है ना, चेर एंड पांडे डायनेस्टी, ठीक है। तो चोल, चेर, पांडे
ये जो आपका इधर तमिलनाडु केरला ये सब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं ये कौन कर रहे हैं, चोल चेर पांडे। अब आपके पास पूरे भारत का क्या है, नक्शा है ना। अब आपके पास पूरे भारत का नक्शा है। अब यहाँ पे मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा क्या है, पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्या है, पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब देखिए मैंने बांट दिया फ्लो चार्ट बना के। अब मेरे ख्याल से आपको ये समस्या हौच-पौच नहीं होगा। पहले हौच-पौच क्यों होता था, हौच-पौच इसलिए होता था कहीं पे सुंग पढ़ रहे, कहीं पे इंडो ग्रीक, कहीं पे शका पढ़ रहे, कहीं पार्थियन पढ़ रहे, कहीं पे सातवाहन पढ़ रहे, मतलब पूरा कन्फ्यूजन होता है कहाँ पे कौन है ना, कौन शासन कर रहा है। तो अब मैंने बांट दिया, अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर सवाल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू सो मच।